नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के मिशन 100 पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये छठा पार्ट है विज्ञान विषय का। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर का है, तो इस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये उत्सर्जन संबंधित, आपको पता है वृक्क है वो उत्सर्जन संबंधित है, ठीक है ना। वृक्क मतलब गुर्दा, मतलब किडनी, अलग अलग नाम भी इसके आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं और ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और इसके अंदर आप देख लेना एक बार, नेफ्रॉन की संरचना है। तो नेफ्रॉन का चित्र और वृक्क का जो चित्र है वो ध्यान रख लेना। चित्र भी आपके एग्जाम में जो है वो बनाने पड़ेंगे, तो उनका भी आप ध्यान रखें। तो इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, श्वसन में तो आपके जो फेफड़े वगैरह वो आते हैं, परिवहन में रक्त आ जाएगा, हृदय आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैं केमिस्ट्री के रो पार्ट हैं वो बाद में करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड नहीं है। तो बिना बोर्ड यहाँ पर वो समीकरण लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये बायोलॉजी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है, क्योंकि स्वपोषी पोषण जो होता है वो पादपों में होता है, और पादप करते हैं प्रकाश संश्लेषण। और उसके लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, सारी चीजें आवश्यक होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो रुधिर में आपको पता है, रुधिर को हम मोटे मोटे तौर पर 2 वर्ग में बांटते हैं। जैसे कि एक तो रुधिर का द्रव भाग होता है और एक उसमें द्रव भाग में कणिकाएं घुली रहती है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में जैसे कि दूध और पानी होता है, वो तो द्रव भाग हो गया। उसमें जो चाय पत्ती डालते हैं और चीनी डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें घुली होती है, तो वो क्या हो जाती है, इसमें कणिकाएं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, समझने के लिए, ठीक है ना। तो रुधिर का द्रव भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी आपको पता है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी आपको पता है श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, पूछा जा सकता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है साथियों। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, ठीक है साथियों। पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, ठीक है। छोटी आंत में पूर्ण होती है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो, कोशिश यही रहेगी मेरी। और अब देखते हैं, निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं। जैव उत्प्रेरक कौन से हैं साथियों, जैव उत्प्रेरक हैं एंजाइम। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो क्या है, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, क्षुद्रांत्र, ठीक है। बाकी आप देख लेना, आमाशय ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थैलीनुमा होता है, जे आकार का, ठीक है। इसके बाद देख लेना, मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, क्लोम है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो अपने को पता है कि मनुष्य के हृदय में तो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। तो मछली में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। मछली में कितने होते हैं, मछली में 2 ही होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 ही कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 ही कोष्ठ होते हैं। किस वाहिका में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। किस वाहिका में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, तो धमनी में नहीं पाए जाते हैं साथियों। किस में नहीं पाए जाते हैं, धमनी, धमनी में। तो पाए किस में जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं, धमनी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का परिवहन साथियों, ये पिछले वीडियो जो मैंने पिछले साल डाला होगा शायद, उसमें मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि पादपों में भोजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। कैसे याद रखेंगे, जाइलम, जाइलम से, जाइलम में ज आता है, जय से जल। जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का करता है। जाइलम किसका करता है, जल का करता है। तो फिर बच गया कौन सा, फ्लोएम। फ्लोएम किसका करेगा, भोजन का करेगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, जल से। जल H2O, जल में ऑक्सीजन होती है, आपको पता है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है, जल से, ठीक है। इसके बाद रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती है। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं, यानी कि हृदय से शरीर में, ऐसे याद रख लो, हृदय से अंगों तक, हृदय से अंगों तक, ठीक है ना। धमनी, धमनी क्या करती है, खून को हृदय से अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या ले जाती है, धमनी, धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। और शिराएं क्या करती है, अंगों से हृदय तक रक्त को लाती है। धमनी क्या करती है, धमनी जैसे होती है, जैसे ये हृदय है, हृदय है, हृदय से धमनी क्या करती है, अंगों तक खून को ले जाती है। और शिराएं क्या करती है, लाती है। शिराएं क्या करती है, हृदय के अंदर खून को लाती है, अंगों से खून को लाती है शिराएं। शिराएं हृदय के अंदर खून को लाती है, शिराएं हृदय के अंदर खून को लाती है अंगों से। और धमनी हृदय से ले जाती है, धमनी हृदय से ले जाती है।
रक्त का थक्का बनाने कार्य करती है, तो रक्त का थक्का बनाने कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है, बिंबाणु, ठीक है ना, प्लेटलेट्स करती है, बिंबाणु। ये क्या करती है? रक्त का थक्का, जैसे चोट लग जाती है तो वहाँ पर कुछ देर में हम देखते हैं खून अपने आप आना बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है? थक्का बन जाता है वहाँ पर। तो ये थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। इसके बाद आरबीसी का आपको बताया हुआ है, आरबीसी जो है लाल रक्त कणिका है, आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका होती है आरबीसी। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और जो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान होता है वो ये प्लीहा होता है, प्लीहा। प्लीहा में जाकर के ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तो इसलिए लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहलाते हैं, कहलाता है प्लीहा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है। और अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की और आरबीसी की, तो आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ये मैं पहले बता के आया हूँ, जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम 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 भोजन के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। आगे देखते हैं, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल का निकलना होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है साथियों? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? अमीबा कूटपाद या पादाप पाए जाते हैं इसमें, कूटपाद और पादाप पाए जाते हैं अमीबा में। और ये एंडोसाइटोसिस कहलाती है, ये अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या होती है? एंडोसाइटोसिस होती है, किसमें? अमीबा में होती है एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो होता है एकोशिकीय जीव होता है, और ये सारी क्रियाएं अपनी एकोशिका से संपन्न करता है, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज है। कौन सा है? अमाइलेज है, ठीक है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज होता है। और एक और होता है, लाइसोजाइम भी होता है, ठीक है, ध्यान रखें आप। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ये अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। अमाशय में HCl का स्रावन होता है, अमाशय में HCl का स्रावन होता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। अमाशय में HCl का स्रावन होता है, ठीक है। अमाशय जयाकार का होता है, थैलीनुमांग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन आपको पता है श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है, ठीक है। इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये बनता है आपके साथियों अवायवीय श्वसन से। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से, ठीक है। अवायवीय श्वसन साथियों जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो, ठीक है ना, जिसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। इसमें क्या बनता है? जो है इथेनॉल बनता है, ठीक है ना, इथेनॉल बनता है किसमें? अवायवीय श्वसन में। इसके बाद देखते हैं, ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है, तो ये क्रिया होती है, तो ये क्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। आगे देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपके कोशिका का कोई सिस्टम है नहीं, मतलब कोशिका का चैप्टर आपके नहीं, वो 9th क्लास में आता है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, इनसे संबंधित चीजें वो आपसे पूछी जा सकती है। तो पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है, तो ये क्रिया कहाँ पर होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। समझ में आ गया? ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट बनता है, तो ये तो बनता है आपके कोशिका द्रव्य में। और पायरुवेट का विखंडन है ना, इतना ही ध्यान रख लेना आप, तो भी चल जाएगा आपका काम। पायरुवेट विखंडन से CO2 जलता ऊर्जा बनती है, ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। समझ आ गया? आगे देखते हैं, अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है इथेनॉल। अभी बात हुई है इसकी, तो अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है इथेनॉल। इसके बाद देख ली, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब, तो ये तो लगभग को पता है कितना होता है? 120 से 80, इतना याद रखें आप, ठीक है। ध्यान रखें आप, सिस्टोलिक डायस्टोलिक आगे पीछे दे दे तो उसका भी ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये तो आपको बताया हुआ है, ये तो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा करके आया हूँ। 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, तो ये रचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वायुकुप्पिका, ठीक है ना। क्या कहलाती है? वायुकुप्पिका। इस तरीके से आपने देखा होगा
अंतिम सिरे पर ऐसे गांठे से होती है, वो क्या कहलाती है? कूपिकाएं कहलाती है। ठीक है, वायु कूपिका। ठीक है, इसके बाद एंजाइम कार्बनिक खालिस्तान होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। ठीक है, क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस कहाँ पर भेजते हैं? क्षुद्रांत्र में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? क्षुद्रांत्र में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? क्षुद्रांत्र में भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यकृत से पीतरस स्रावित होता है। यकृत से पीतरस स्रावित होता है। क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है ना, क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुलियों प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक सतह पर, क्षुद्रांत्र तो समझते हो ना, आंत की बात हो रही है, छोटी आंत में। ठीक है ना, आंतरिक सतह पर अंगुलियों प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। तो ये तो आपको एंजाइम है, रटने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है इसमें। तो बहुत सारे हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, बहुत सारे नाम हैं, ये सारे के सारे आपको एक सारणी में दिए होंगे, वहां से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हृदय में उल्टी दिशा में रक्त प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। कौन करते हैं? वाल्व करते हैं। कौन करते हैं? वाल्व करते हैं। देखिए, हृदय के अंदर उल्टी दिशा में रक्त प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। कौन करते हैं? वाल्व करते हैं। कैसे करते हैं? समझते हैं। जैसे अपने पास ये हृदय, मान लीजिए, एक बार ऐसे बना लेते हैं, जैसे अपने पास ये हृदय है और इस हृदय के अंदर जैसे मान लीजिए कि ये 4 कक्षक हैं। ठीक है, 4 कक्षक हृदय में होते हैं। ऊपर के 2 होते हैं आलिंद और नीचे के 2 होते हैं निलय। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में है ना वाल्व पाए जाते हैं इसमें। तो आलिंद से जो खून है वो निलय में आ तो सकता है, लेकिन वापस नहीं जा सकता आलिंद में, वापस आलिंद में नहीं जा सकता। ठीक है ना, समझ आ गया? वरना तो हृदय काम नहीं करेगा ना। ऊपर से जब आलिंद है वो संकुचित होंगे तो उनसे खून नीले में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये संकुचित होंगे तो अगर वाल्व नहीं होंगे तो वापस ऊपर चला जाएगा ना। तो यही क्रिया चलती रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि खून इधर तो आ सकता है लेकिन वापस से आलिंद में नहीं जाएगा। सेम ऐसे आगे होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे इसमें खून आ गया आगे, जैसे आलिंद से निलय में आ गया, निलय से आगे चला गया जैसे महाधमनी में, तो इससे भी वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। ठीक है, अब बिना बोर्ड तो इतना समझाया नहीं जाता है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत आपके समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा बहुत आप किताबें पढ़ें और फिर अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाएंगे तो आपको समझ आएगा और वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा आपके। तो इतना याद रखें कि वाल्व होते हैं तो वो एक तरफ ही खून का प्रवाह होने देते हैं, एक दिशिक। ठीक है ना, तो ये आपके द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट आपने सुना होगा। जो बायां आलिंद और जो बायां नीले होता है उनके बीच में द्विवल्नी कपाट पाए जाते हैं, द्विवल्नी कपाट। और जो दायां होता है, दायां आलिंद और दायां नीले, उनके बीच में त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इतना ध्यान रख लें बस आप कि त्रिवल्नी होते हैं वो दाईं तरफ होते हैं। त्रिवल्नी किधर होते हैं? दाईं तरफ होते हैं। त्रिवल्नी किधर होते हैं? दाईं तरफ होते हैं। द्विवल्नी किधर होते हैं? द्विवल्नी किधर होते हैं? बाईं तरफ होते हैं। द्विवल्नी किधर होते हैं? बाईं तरफ। द्वि 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 ऐसे लिखते हैं, द्वि द्वि, ये द्वि ऐसे। ठीक है ना, द्वि द्विवल्नी। ठीक है, द्विवल्नी। ये द्विवल्नी किधर होते हैं? ये द्विवल्नी तो होते हैं बाईं तरफ। किधर होते हैं? बाईं तरफ। यानी कि बाईं तरफ का मतलब है बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में, बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में। ठीक है ना, जैसे ये आलिंद, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 नीले, ऐसे बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो जैसे ये मान लीजिए जी, ये मान लीजिए एक बार लेफ्ट साइड है, यानी कि बाईं साइड है ये, तो इधर होंगे, बाईं तरफ होंगे। बाईं तरफ क्या होंगे? द्विवल्नी। और दाईं तरफ क्या होंगे? त्रिवल्नी। ठीक है, इतना ध्यान रख ले बस। समझाने वाली चीज़ है, मैं जितना हो सकेगा समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए, एटीपी की फुल फॉर्म है ये तो याद कर ही लेना आप, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोकोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है ना, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोकोशिका क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, एटीपी विखंडन से ऊर्जा मोचित होती है। कितनी ऊर्जा?
एटीपी की विघटन से कितनी ऊर्जा मतलब निकलती है, तो ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई, देखिए ये नेफ्रॉन होती है वृक्काणु। मानव उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, ऐसे कुछ प्रश्न होना चाहिए था ये। ठीक है ना, सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। देखिए जैसे मानव के अंदर आपको पता है कि इस प्रकार से दो गुर्दे होते हैं, दो वृक्क होते हैं। ठीक है ना, दो वृक्क होते हैं और उन वृक्क के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्मतम नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है, बहुत ही कणिकाकार होती है, और ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है ना, नेफ्रॉन पाए जाते हैं बहुत सारे, लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक गुर्दे में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, वही बात प्रश्न फिर से रिपीट होकर आ गया। ये मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, ध्यान रखें। खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है थोड़ा सा प्रश्न से। अब देखिए मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सीधा सीधा बता देता हूं मैं आपको। मानव में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, यानी हृदय है ना, हृदय के अंदर से खून 2 बार गुजरता है, बस इतना ध्यान रखिए आप। मानव में बंद परिसंचरण पाया जाता है, बंद यानी खून नलिकाओं के अंदर बहता है, रुधिर जो होता है वो रुधिरवाहिनियों में बहता है, जैसे कि शिराओं में और धमनियों में। तो ये तो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया, मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोनों चीज ध्यान रखें, बंद और दोहरा, बंद और दोहरा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखें आगे। कृत्रिम वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है, तो अपोन डायलिसिस। ठीक है ना, यानी कि जिसके गुर्दे फेल हो जाएं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो कृत्रिम तरीके से डॉक्टर लोग हैं वो ये करते हैं, तो ये क्या होता है, अपोन होता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं, इसमें मतलब खून को शरीर से बाहर निकाल करके शुद्ध किया जाता है, फिर शरीर के अंदर वापस डाल दिया जाता है, तो ये क्या होता है, अपोन होता है। ठीक है, इसके बाद एक भोजन का पूर्ण पाचन का होता है, शुद्धांतर में होता है, ये हम बात कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। पत्तियों का हरा रंग हरित लौह के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग हरित लौह के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग हरित लौह के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग हरित लौह के कारण होता है। और मानव के खून का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, मानव के खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन कारण होता है। ठीक है, मानव के खून का लाल रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन कारण होता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। पत्तियों में छिद्रों खुलना एवं बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो जो होती है द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है, किसके द्वारा, द्वार कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, रंध्र, रंध्र है ना, बिजगला, रंध्र, छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा। आप इतना ध्यान रखें समझने के लिए। ठीक है, ज़्यादा आपको गहराई में जाने की भी परीक्षा के समय जरूरत नहीं है। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुरानी जाइलम में संचित रहते हैं। इस प्रकार से लाइन बनने वाली है, खाली स्थान आपको पूर्ति करनी होती है इसमें। ठीक है, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव कारण क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है ना, मतलब सीधा सी बात है, ये लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि अवायवीय श्वसन के कारण बनता है, अवायवीय श्वसन होता है तब ये बनता है। ठीक है, और पेशियों को जब अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन करती है, मतलब। और इसमें क्या होता है, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है तो पेशियों में दर्द होने लग जाता है और थकान आ जाती है। इसमें थकान, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है, थकान आ जाती है। ठीक है ना, अब देखिए कई बार जब ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, तभी ऐसा होता है। ठीक है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम, तो ये तो स्पाइगमोमैनोमीटर होता है, स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर किसी बच्चे को अगर नहीं याद नहीं हो रहा हो, अगर दिक्कत आ रही है, तो इनको रफ रजिस्टर में 2-3 बार लिख लिख करके 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी देर में वो, जब तक याद नहीं होती तब तक लिखो। सीधी बात ये है, ठीक है ना, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। और कुछ बच्चे ये भी सवाल करें, सर इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, उनका जवाब भी एक अलग से वीडियो बना करके दे दिया जाएगा, कोशिश करेंगे। सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये परिभाषा आप याद ही करके जाएं। सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुओं में, यानी कि अनियततापी जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कौन सा होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। इसको आप 1-2 बार देख लें। दीर्घरोम, दीर्घरोम पाचन क्रिया में
अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अरे सीधी सीधी बात है, जैसे एक धागा ले लिया हमने ये इतना लंबा, और एक हमने ये ले लिया इससे धागा मोड़ के, तो ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से का, ज़्यादा लंबा कौन सा है, ये मुड़ा हुआ धागा ना, ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है, प्रयोग करके देख सकते हैं आप। तो बस इस प्रकार से दीर्घ रोम होते हैं, उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, आपको बताया था छोटी आंत में, ठीक है ना, ये उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, अवशोषण, ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जो चीज़ एक तो इतनी दूर में इतनी सतह, मान लो इस पर अवशोषित कोई चीज़ हो रही है, एक इसका क्षेत्रफल ज़्यादा, इस पर अवशोषित हो, तो ये ज़्यादा मतलब हो पाएगा अवशोषण, ठीक है ना, बस इतना सा बात है, समझने की कोशिश जितना हो सके आप करें। वसा के वृहत अणुओं की, यानी कि बड़े अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण, ठीक है ना, लाइपेज, लाइपेज याद रखें। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है, ये पहले चर्चा कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट विखंडन प्रक्रम कहाँ पर होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। फेफड़ों में गैसों का विनय वायु कुपिका में होता है, मैंने बताया था, वो इस प्रकार की संरचनाएं जो होती है ऐसे गुच्छी सी, वो वायु कुपिका होती है फेफड़ों में, ठीक है। आरबीसी का ये भी चर्चा कर चुके हैं, आरबीसी का लाल रंग जो होता है वो किसकी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल क्या है, ये वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल, ये तो लंबा सा नाम दिख रहा होगा आपको, इतना नहीं है, मतलब ऐसे तोड़ के पढ़ दिया करो इनको, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल, ये आकर्षण है इसमें और वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है ना, दोनों को मिलकर के ये इस प्रकार से बना है, ठीक है। आगे देखिए, आमाशय में पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है आमाशय में, ठीक है ना, तो ये आपको पता है, वहाँ पर HCl आता है उसको सक्रिय करता है, ये चीज़ें हैं, इतनी तो यहाँ पर समझाई नहीं जा सकती। आगे देखिए, ग्लूकोज में से ऊर्जा उत्पन्न करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम एमाइलेज है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम एमाइलेज है, ठीक है, लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। लार एमाइलेज खालिस्तान है, इसमें क्या है, जटिल मंड क्या होता है, स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च होता है। लार एमाइलेज जटिल मंड या जटिल स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है, मानव में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ क्या है, यूरिया, मानव में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ क्या है, यूरिया है, ठीक है, मानव में क्या है, यूरिया है, ठीक है। अलग अलग जो होते हैं, जैसे कि आपके पक्षी वगैरह में अलग होता है, तो वो इतना आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने ज़्यादा जो है मानव के बारे में दिया, तो मानव के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है, ये बाकी 9th क्लास में आता है। आगे देखिए, यहाँ पे पोषण के आधार पर जीवों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है, तो पोषण के आधार पर जो होते हैं दो प्रकार के बांटते हैं मोटे मोटे हम, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी वो हो गए जो पेड़ पौधे हो गए, स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधे वही होते हैं, ठीक है, आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। और विषमपोषी में हम आते हैं, बस दूसरों पर निर्भर रहो। वे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि सभी हरे पौधे होते हैं इसमें, और कुछ जीवाणु वगैरह भी आते हैं। और वे जीव जो अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर देखो, सीधी बात है कि हम पेड़ पौधों से, जैसे हमने फल खा लिए पेड़ पौधों से ले लिया, हमने कुछ सब्जियां ले ली पेड़ पौधों से ले ली, हम कुछ भी लें भैया बाकी जीवों से ले लेते हैं, दूध वगैरह बाकी जीवों से लेते हैं, तो हम दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। तो जैसे हमने बाकी जीवों से भी कुछ लिया, तो वो बाकी जीव भी तो ना उन पर निर्भर है ना, स्वपोषी पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप से तो सीधा सीधा हो गया, और परोक्ष रूप से मतलब घूम फिर के हो गया, ठीक है। तो इसे जंतु या कवक, ठीक है, जंतु और कवक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है। वो मर्तोपजीवी वो भी होते हैं, लेकिन वो एक इसमें आगे है ना, इसका वर्गीकरण करते तब आते हैं, तो इतना नहीं देखना आपको। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, तो पाचन तंत्र के विभिन्न अंग देखिए आप, यहाँ से देखते हैं, मुख से शुरू करते हैं, मुख, उसके बाद आती है ग्रसनी और ग्रसिका, ठीक है, इसके बाद आमाशय आता है, उसके बाद शुद्रांत्र आती है, फिर वृद्धांत्र आती है, इसके बाद गुदाद्वार आता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं इसमें कि सहायक, ये तो जो पहली हमने पढ़ी ना, जो ये इसमें ठीक से मतलब इसको वर्गीकृत नहीं किया है, तो ये मुख्य अंग के अंदर जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि पाचन तंत्र का वर्गीकरण दो भागों में इस प्रकार से कर लेते हैं कि एक तो आ जाती है आहार नाल, क्या आ जाती है, आहार नाल। आहार नाल तो ये जो मैंने पहले बताई ये सिस्टम है, ठीक है ना।
और बाकी जो होती है वो ग्रंथियाँ होती है। तो ग्रंथियों में आपके लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, लार ग्रंथियाँ होगी। लार ग्रंथियाँ आपको पता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। टोटल 6 होती है, 3 जोड़ी होती है, एक जोड़ी में 2 होती है। ठीक है ना, तो वो भी आप देख लें।